दोस्तों, आज का जो टॉपिक है डिसीज रोग के अंतर्गत हम लोग मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड को लर्न करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आप लोग टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिसीज रोग क्या होता है? तो रोग के बारे में सबको मालूम होगा। आप यहाँ से इसको आप वॉच कर लेंगे। रोगों के कारण को भी हमने पहले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इसके निम्नलिखित कारण हैं: जैविक कारण, पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण, भौतिक कारण, यांत्रिक कारण, रासायनिक कारण, पदार्थों की अधिकता। ये सभी रोग होने के कारक हैं। तो दोस्तों, ये सभी कारक हमने अच्छे से एक एक्सप्लेन किया है लेक्चर 1 में, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक का मलेरिया डिसीज को हम लोग लर्न करते हैं। दोस्तों, मलेरिया के बारे में आप सभी को मालूम भी होगा। तो आइए देखते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा मलेरिया बुखार मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है, जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों, ये नाम इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मलेरिया किस मच्छर से काटने से होता है? फीमेल एनोफिलीज मच्छर। इस मादा मच्छर में एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जाना जाता है। तो ये जो एनोफिलीज मच्छर है, यह प्लाज्मोडियम जीवाणु का वाहक है। मलेरिया फैलाने वाली इस मादा मच्छर के जीवाणु की 5 जातियां होती है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम विवैक्स, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरिया और पांचवा है प्लाज्मोडियम नालेसी नामक परजीवियों के कारण होता है। ये सभी जो प्लाज्मोडियम है फ्रेंड्स, आमतौर पर मादा एनोफिलीज नामक मच्छरों में ही पाए जाते हैं और यही मलेरिया बीमारी का वाहक होता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। इसे काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित होते हैं। काटने के बाद ये हमारे खून में मिल जाके अपने आप को ये बढ़ाते हैं, जिससे रक्तहीनता मतलब एनीमिया के लक्षण उभरते हैं। और इन लक्षणों में चक्कर आना, सांस फूलना, दूतरनाड़ी इत्यादि सम्मिलित है। तो दोस्तों, ये थे मलेरिया से रिलेटेड प्रमुख कारण। आइए दोस्तों आगे देखते हैं मलेरिया परजीवी के प्रकार। इसके परजीवी के प्रकार जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो क्या क्या है? मलेरिया परजीवी 5 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरस, जो ये पहला परजीवी है। यह मलेरिया परजीवी आमतौर पर अफ्रीका में पाया जाता है। इसी वजह से रोगी को ठंड लगने के साथ सिर दर्द भी होता है। दूसरा परजीवी है प्लाज्मोडियम विवैक्स। यह विवैक्सी परजीवी दिन के समय काटता है और इसका असर 48 घंटे बाद दिखना शुरू होता है। इस रोग की वजह से दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, भूख न लगना, तेज बुखार भी रहता है। तीसरा नंबर का परजीवी है प्लाज्मोडियम ओवेल। यह असामान्य परजीवी है और यह पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। इससे रोगी में लक्षण के उत्पादन
मलेरिया का कोई मच्छर है और ये आदमी को काट लेता है तो इसके लीवर में इन्फेक्शन होता है, और ये इसके लीवर इन्फेक्शन के कारण इसके बैक्टीरिया और बढ़ जाते हैं, और फिर जब ये इनको कोई अगर मच्छर काटता है तो वो इसके वाहक होते हैं, और फिर ये साइकिल लगभग चलता रहता है। तो इससे हम लोग को मलेरिया से बच के रहना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका इलाज, किसी भी बीमारी के पता लगाने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। मलेरिया के इलाज में एंटी मलेरियल ड्रग्स और लक्षणों को नियंत्रित में लाने के लिए दवाएं, जरूरी टेस्ट, घरेलू नुस्खे और तरल पदार्थ व इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल होते हैं। मलेरिया के इलाज के लिए हर मरीज के लिए एक सी दवा नहीं होती है, बल्कि डॉक्टर इन्फेक्शन के स्तर और क्लोरोक्वाइन प्रतिरोधक की संभावना को देखते हुए दवा बताते हैं। मलेरिया में दी जाने वाली दवाओं में क्विनैन, मैफ्लोक्विन व डॉक्सीसाइक्लिन शामिल होता है। फाल्सिफेरम मलेरिया से ग्रस्त लोगों के लक्षण सबसे गंभीर होते हैं। इससे ग्रस्त लोगों को इलाज के जरूरी दिनों में आईसीयू में भर्ती होना पड़ सकता है। इस रोग में श्वास की विफलता, कोमा और किडनी की विफलता भी हो सकती है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं में क्लोरोक्विन का इस्तेमाल मलेरिया के लिए उपयुक्त इलाज माना जाता है। सिनकोना का आपने नाम सुना होगा। यह एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। यह रूबिएसी कुल की वनस्पति है। फ्रेंड्स, ये जो सिनकोना है, इसकी छाल से क्विनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की दवा है। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा पादप है जिससे मलेरिया ज्वर की दवा बनाई जाती है, तो आप बता सकते हैं सिनकोना, और उसके छाल को क्या बोलते हैं? क्विनैन औषधि प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, ये था मलेरिया के कुछ इम्पॉर्टेंट इलाज। तो आइए इसके परीक्षण देखते हैं। फ्रेंड्स, मलेरिया के जांच के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट, एक्सरे आदि कराने की सलाह देते हैं, जिससे उनको पता चल जाए कि यह व्यक्ति मलेरिया से संक्रमित है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है डेंगू। डेंगू का कारण है फ्रेंड्स, डेंगू एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। तो डेंगू का वायरस को डेंगू वायरस बोलते हैं फ्रेंड्स। यह तब होता है जब वायरस वाला एडिज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। तो इस वायरस को कैरी करने वालों को मच्छर क्या बोलते हैं? एडिज मच्छर। मलेरिया के लिए क्या पढ़ा था हमने? एनाफेलिज मच्छर। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। डेंगू का इलाज समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है। मच्छर डेंगू वायरस को संचारित करते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि जो पीड़ित लोगों को इतना दर्द हो सकता है जैसे कि उनकी हड्डी टूट गई हो, तो इसी की वजह से इसका नाम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, डेंगू वायरस के 4 कारण हो सकते हैं जो इस प्रकार हैं। डेंगू वायरस को शॉर्ट में DENV बोलते हैं। तो इसके वायरस को नाम दिया गया पहला DENV1, DENV2, थर्ड DENV3 और DENV4। जब यह पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है। एक बार जब कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से उबर जाता है तो वह विशिष्ट वायरस से प्रतिरक्षित होता है, लेकिन अन्य 3 प्रकार के वायरस से नहीं। यदि आप दूसरी, तीसरी या चौथी बार संक्रमित होते हैं तो गंभीर डेंगू बुखार, जिसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है, के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये था डेंगू बुखार के फैलने का मेन कारण। आइए इसके लक्षण देखते हैं। आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती है। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है,
जिसके साथ इनमें कम से कम 2 लक्षण होते हैं। देखिए, सिर दर्द, उल्टी होना, मांसपेशियों हड्डियों के जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते होना। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी 2 लक्षण हो सकते हैं। 3 प्रकार के बुखार होते हैं जिनमें व्यक्ति को खतरा होता है, जो इस प्रकार है। जो बुखार के इसके नाम है हल्का डेंगू बुखार, डेंगू रक्तस्रावी बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। दोस्तों, इसके डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। हल्का डेंगू बुखार में इसके लक्षण मच्छर के दंश के 1 हफ्ते बाद देखने को मिलते हैं और इससे गंभीर या घातक जटिलताएं शामिल हैं। दूसरा है डेंगू रक्तस्रावी बुखार। लक्षण हल्के होते हैं लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में गंभीर हो सकते हैं। तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। यह डेंगू का एक गंभीर रूप है और यहाँ तक कि यह मौत का कारण भी बन सकता है। तो देखें आप दोस्तों, यहाँ पे डेंगू बुखार के प्रमुख लक्षण और किसकी वजह से डेंगू होता है, ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आइए आगे देखते हैं डेंगू का इलाज। डेंगू बुखार का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है क्योंकि डेंगू एक वायरस है। यथासमय देखभाल से मदद मिल सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है। डेंगू बुखार के कुछ बुनियादी उपचार निम्नलिखित हैं, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। पहला है, यदि डेंगू हल्का है या प्रारंभिक अवस्था में है। लक्षण क्या है? दर्द और बुखार से राहत पाने के लिए पैरासीटामोल लेना, एस्प्रिन या इब्रूफोन से बचना चाहिए। इस टाइम पे हमें पैरासीटामोल लेना चाहिए, वो भी डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि इनमें डेंगू के रोगियों में रक्तस्राव हो सकता है। ये जो दोनों मेडिसिन हैं, एस्प्रिन या इबुप्रोफेन, अगर डेंगू का रोगी है तो इसे रक्तस्राव होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए एस्प्रिन और इबुप्रोफेन का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे शरीर में आंतरिक रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए डॉक्टर पैरासीटामोल सजेस्ट करते हैं। निर्जलीकरण को रोकने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिए। उल्टी और बुखार के कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। इस प्रकार शरीर में उचित द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए भरपूर मात्रा में स्वच्छ पानी, रिहाइड्रेटेड साल्ट पीना आवश्यक है। बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये था पहला उपचार। आइए नेक्स्ट उपचार देखते हैं। दूसरा, गंभीर डेंगू एक चिकित्सक आपात स्थिति है और इसके लिए तत्काल चिकित्सक सहायता या अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। गंभीर स्थिति के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता भी हो सकती है। दोस्तों, अस्पताल में आपको अंतराशिरा तरल पदार्थ या आईवी दवाएं और इंजेक्शन ड्रिप लगाया जा सकता है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, अगर प्लेटलेट आपका डाउन हो गया है तो उसको भी अस्पताल में प्लेटलेट लगाते हैं। आराम और निगरानी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, के परीक्षण के लिए डायग्नोसिस ऑफ डेंगू इज द यूज ऑफ सेरोलॉजिक टेस्ट एंड न्यूक्लियो एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट NAATS आर द प्रीफर्ड मेथड ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो डॉक्टर इसके परीक्षण के लिए ये टेस्ट सजेस्ट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट बीमारी देखते हैं फ्रेंड्स। पे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या एक हेल्दी पर्सन है, यहाँ पे एक इन्फेक्टेड पर्सन है। और ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या होती है? एडिस मॉस्किटो होती है, या इन्फेक्टेड को काटती है तो इसके वायरस मच्छर में चले जाते हैं और फिर मच्छर ये आदमी को काटेगा जो हेल्दी है, तो इनको भी डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या हो जाता है। इसलिए हमें मच्छरों से बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट बीमारी है फ्रेंड्स टाइफाइड। टाइफाइड का कारण है, टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है। यह साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटापी टाइफी बैक्टीरिया से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम आप लोग याद रखेंगे। यह साल्मोनेला पैराइटी बैक्टीरिया से भी फैलता है, या ये दूसरा बैक्टीरिया है साल्मोनेला पैराइटी बैक्टीरिया, इससे भी फैल सकता है।
टाइफाइड बुखार तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थ और पानी का सेवन करता है जिसमें एक टाइफी बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा एक टाइफी रोगी के मल से उसके चारों तरफ होने वाली पानी की आपूर्ति भी दूषित हो सकती है। इसके बदले मरीज के चारों तरफ होने वाला फूड सप्लाई चेन भी दूषित हो सकता है। इसका मतलब है अगर किसी मरीज को टाइफाइड है तो उसके आसपास उसके मल की वजह से चारों तरफ जो भी पानी से कनेक्टेड होगा सब कुछ दूषित होंगे, जिसकी वजह से अगर उस पानी को या उसके मल को किसी व्यक्ति अगर टच कर लेता है तो उसके में ये जो बैक्टीरिया है टाइफाइड के चांसेज होते हैं। इस बैक्टीरिया से ग्रस्त व्यक्ति के निकटतम संपर्क में टाइफाइड की संभावना किसी भी संक्रमित व्यक्ति के जूठे पदार्थ के खाने पीने से भी होता है। वही दूषित खाद्य पदार्थ से भी ये संक्रमण हो जाता है, तो हमें इन सब से बच के रहना चाहिए। दोस्तों, इसके परीक्षण के लिए करेंट डायग्नोसिस फॉर टाइफाइड इज स्टिल वाया द मेथड ऑफ कल्चर एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय द मीन ऑफ द वाइडल टेस्ट। तो दोस्तों, डॉक्टर प्रीफर करते हैं टाइफाइड के लिए वाइडल टेस्ट प्रीफर करते हैं, तो हम लोग अगर सजेस्ट करते हैं तो वाइडल टेस्ट कराना पड़ता है, जिससे टाइफाइड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लक्षण आमतौर पर बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद लक्षण 6 से 30 दिनों के बीच दिखाई देते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। टाइफाइड के 2 प्रमुख लक्षण बुखार और लाल चकत्ते हैं। टाइफाइड बुखार विशेष रूप से उच्च होता है और धीरे धीरे यह 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक या 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। लाल चकत्ते जो हर मरीज को प्रभावित नहीं करते हैं, ये विशेष रूप से गर्दन और पेट पर लाल रंग के धब्बे होते हैं। ये दोनों लक्षण सभी व्यक्ति में नहीं दिखता है और कुछ और कारण है। सर दर्द लक्षण दिखेगा, 104 डिग्री तक बुखार, शरीर में दर्द, बिगड़ी हुई भूख, जी मिचलाना, दस्त और कब्ज, पेट दर्द, कफ। अगर समय पर इलाज किया जाए तो इसके लक्षण 3 से 5 दिन में ठीक हो जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे टाइफाइड के इम्पॉर्टेंट लक्षण। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक वीडियो पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक नल से आदमी पानी अगर ले रहा है या इन्फेक्टेड फूड ले रहा है तो जिसकी वजह से इसके पेट में टाइफाइड के बैक्टीरिया चले जाते हैं और इसकी वजह से आदमी को इन्फेक्ट करते हैं। आइए इसके इलाज देखते हैं। दोस्तों, आपको डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए तथा इसके लक्षण मरीज में दिखाई देते ही तुरंत उपचार कराना चाहिए। टाइफाइड के लिए एकमात्र प्रभावी उपचार एंटीबायोटिक्स है। टाइफाइड के उपचार के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिन ये नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन को दिया जा सकता है और सेट्रिफिऑक्सोन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। एंटीबायोटिक के अलावा पर्याप्त पानी पीने से भी इसके इलाज में फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, ये सभी मेडिसिन हमें डॉक्टर के सजेशन से लेना चाहिए। टीकाकरण 2 टीकाकरण उपलब्ध है जो टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, जब हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पढ़ा था उसमें हमने इन टीकों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है, तो अभी वीडियो हमने अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके रोकथाम के खाद्य सुरक्षा में क्या कर सकते हैं, उबला हुआ पानी पी सकते हैं, बोतल बंद रासायनिक रूप से कीटाणु रहित पानी जब तक इसे उबाला नहीं गया है पीने से बचें। बिना उबला पानी पीने से बचें जिसमें कीटाणु हो सकते हैं। भोजन को धोने या नल के पानी से अपने दांत ब्रश करने से बचें। जहां संभव हो रासायनिक रूप से कीटाणु रहित किया गया बोतल पानी पिएं। बिना पके भोजन से बचें। सुनिश्चित करें कि जो भी आप खाते हैं वह किसी भी हानिकारक कीटाणु को नष्ट करने के लिए अच्छी तरह से पकाया गया हो, भोजन भी अच्छी तरह से पका हुआ हो। तो ये रोकथाम के कुछ सुझाव हैं जो इंसान को फॉलो करना चाहिए। स्वच्छता सुनिश्चित करें। अपने व्यक्तिगत सामान, घर और आसपास को स्वच्छ रखें ताकि टाइफाइड के बैक्टीरिया से संपर्क से बचने के लिए कीटाणुनाशक तरल का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे टाइफाइड के
प्रमुख इलाज। तो दोस्तों ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को थोड़ा टाइम निकाल के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और इसके साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए। दोस्तों यही है जो जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और ये आप सब करेंगे तो मैं आप लोग का बहुत आभारी रहूँगा। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।